नमस्कार, मैग्नीट्यूड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर आज हम लोग एनालाइज करेंगे 5 जून 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर। कंटेंट के अंदर देख लीजिए, टेबल के अंदर 5 न्यूज़ को हम एनालाइज करेंगे जिसमें 2 एडिटोरियल भी शामिल है और लास्ट में द हिंदू हेडलाइंस का एक आपको सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर द हिंदू में से कौन से आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ है पेज नंबर 1 से। इंडिया चाइना डायलॉग टू फोकस ऑन 3 एरियाज, ये टाइटल है न्यूज़ का। सिलेबस में प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में आएगा, मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आएगा। व्हाट इन न्यूज़ की बात करते हैं तो पहली बार 2 देशों के बीच में यानी कि इंडिया और चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल जो है मीटिंग करने वाले हैं एलएसी के ऊपर जो टेंशन है उसको ईजी करने के लिए, हल्का करने के लिए। और यहाँ पर फोकस होगा ईस्ट लद्दाख के साइड पर, जिसका एम है जो पहले की पोजीशन है ट्रूप्स की दोनों साइड पर वो बरकरार रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड की ओर नज़र रखते हैं। तो पिछले महीने के अंदर स्टैंड ऑफ हुआ था सेवरल एरियाज़ के अंदर एलएसी के ऊपर, लद्दाख और सिक्किम पर। चाइना ने ट्रूप्स, जो चाइनीज़ ट्रूप्स है कई लार्ज नंबर के अंदर इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस गई थी। उन एरिया का नाम है पेंगोंग सो लेक, गलवान और गोगरा जो लद्दाख के अंदर है और नकुला जो सिक्किम के अंदर है। और उसके अलावा उनके साइड पर इन लोगों ने काफ़ी मैसिव बिल्डअप भी किया इंफ्रास्ट्रक्चर को। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो ये जो बातचीत होने वाली है वो फोकस करेगा गलवान एरिया को लेकर, पेंगोंग सो लेक को लेकर और गोगरा एरिया को लेकर। एजेंडे का फोकस क्या है कि जो रिसेंट यूज़ हुआ है फोर्स का उसको वापस से, जो 5 मई से पहले की जो पोजीशन थी दोनों ट्रुप्स की, तो वहाँ पे वापस इनको भेज देना है और सब्सिक्वेंटली डी इंडक्शन करना है ट्रूप्स को चाइना के द्वारा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी ले हेडक्वार्टर के 14 कॉर्प्स के जो ऑफिसर है वो इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे इस बातचीत के अंदर। जो चुशुल मोल्डो बॉर्डर के ऊपर होने वाली ये मीटिंग पॉइंट है चाइनीज साइड के अंदर। जो डेलीगेशन है उसके अंदर ऑफिसर्स इंक्लूड होंगे जो मेजर जनरल के रैंक के होंगे, ब्रिगेडर्स के रैंक के होंगे उस एरिया के अंदर, और साथ में ट्रांसलेटर भी मौजूद होगा जो चाइनीज़ टू हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। और ये पहली बार इस तरह की टॉक होने वाली है लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में, तो ये बता रहा है कि कितना क्रिटिकल है ये इश्यू को डिस्कस करना। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है तो सबसे पहले बात करते हैं पेंगोंग सो लेक की। तो ये इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, यहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स ने अपनी पोजीशन ली है लार्ज नंबर में फिंगर 4 एरिया के अंदर। इंडिया 1/3 एरिया होल्ड करता है 135 किलोमीटर का, जो एक बूमरैंग शेप का लेक है वो एरिया इंडिया होल्ड करता है। और ये पहले से ही इंडिया फिंगर 4 का एरिया हेल्ड कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि फिंगर 8 का एरिया भी हमारा है। कई सारे टसल हुए इस एरिया के अंदर पास्ट में भी, और 5 मई को भी हुआ था और इसको एक्नॉलेज किया गया आर्मी के द्वारा। और एक बड़ा मेजर स्कफल भी हुआ था यानी कि टसल हुआ था इस एरिया के अंदर। और सोर्सेज कह रहे हैं कि जो गलवान एरिया है वो पहले कंटेंशन एरिया नहीं था, ठीक है। और ये बात चाइनीज़ डेलीगेशन को कन्वे करेंगे इस मीटिंग के अंदर, ऐसा बताया गया है। इंडिया चाइना ने आइडेंटिफाई किया 23 डिस्टर्प्टेड और सेंसिटिव एरियाज को एलएसी के आसपास, जिसमें गलवान लद्दाख का और नकुला सिक्किम का इसमें फिगर नहीं किया गया, तो वो भी बात डिस्कस होने वाली है। रही बात इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन को लेकर, तो इसका आप डिटेल में 22 मई के वीडियो में आप देख सकते हैं न्यूज़ एनालिसिस के, जिसका लिंक आपको आई कार्ड के अंदर मिल जाएगा यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें। आप मैप्स किस तरह से आएंगे वो 22 मई के वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। मेंस के अंदर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, उसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा और किस तरह से ये जो मसला है, टेंशन है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारा जो है डेली एडिटोरियल न्यूज़ आर्टिकल जो हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हैं उसमें से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 11 से, डिजास्टर डिस्प्लेस लैक। ये एक स्टडी हुआ था उसके ऊपर एक न्यूज़ है। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में कवर होता है, मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। पेज नंबर 11 से ये न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ में क्या है तो रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का, उसने रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट इन फिगर 2020।
और इसके साथ CAC ने एक एनवायरमेंट मैगजीन भी पब्लिश की जिसका नाम है डाउन टू अर्थ। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि इंडिया टॉप 5 में से एक है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के मामले में डिजास्टर को लेकर 2019 में के अंदर। डिजास्टर यानी कि फ्लड्स, साइक्लोन और ड्रॉट्स को लेकर जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इंडिया में उसमें टॉप 5 में से एक है। ऑल्सो जो 19 मेजर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हुए इंडिया के अंदर, जिसमें 1357 जाने भी गई है पिछले साल। 50 लाख से ज़्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए इंडिया के अंदर पिछले साल, जो कि सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मतलब है नंबर ऑफ मूवमेंट्स, लोगों के बारे में नहीं। इंडिविजुअल कई बार सेवरल टाइम्स डिस्प्लेस्ड हुआ है, ऐसा रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। फ्लड की वजह से जो कि साउथ वेस्ट मानसून की चलते आया है उसमें 26 लाख लोग डिस्प्लेसमेंट हुए। साइक्लोन फोनी की वजह से 18 लाख से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसके साथ साथ साइक्लोन वायु और बुलबुल में भी कई सारे डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। ड्रॉट कंडीशन जो 19 राज्यों के अंदर हुआ था उसके चलते 63,000 डिस्प्लेसमेंट नोट किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो फोर्स्ड माइग्रेंट के अलावा जो लोग काम के लिए माइग्रेंट हुए उनकी यहाँ पर बात हो रही है। और ऐसे लोग अभी रिसेंटली न्यूज़ में आए थे बिकॉज कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते उनका मूवमेंट हुआ था, अपने अपने घर को ये लोग गए थे। तो जो रिपोर्ट हुआ था उसने 2011 के सेंसस डेटा को भी ब्रेक कर दिया बिकॉज इतने सारे माइग्रेंट्स अभी 2011 के बाद आए हैं। तो 45 करोड़ माइग्रेंट्स थे कंट्री के अंदर एट दैट टाइम और वास्ट मेजोरिटी माइग्रेंट्स अपने ही स्टेट के अंदर हुए थे। 2011 के अंदर ओवर 1.7 करोड़ न्यू माइग्रेंट्स मूव हुए थे एम्प्लॉयमेंट के लिए और ज़्यादातर वो रूरल से अर्बन एरिया के अंदर गए थे। फॉरेस्ट पर भी इस रिपोर्ट के अंदर बात हुई है जिसमें कई सारे डेटा कंपाइल किया था और एक स्नैपशॉट दिया था फॉरेस्ट को लेकर, वाटर को लेकर, वेस्ट, एयर, लैंड, वाइल्ड लाइफ और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। यहाँ पर ये नोट किया गया कि जो 747 टाइगर्स ज़्यादा हुए 2018 में 2014 के मुकाबले में, और जो नेट एरिया है टाइगर कंजर्वेशन के लिए वो 179 स्क्वायर किलोमीटर जितना कम हो गया। फॉरेस्ट कवर 38% कम हो गया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और 21 में से 5 जो रिवर बेसिन स्टेट थे वहाँ पर आज एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी दिखाई दे रही है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। एस्टैब्लिश हुआ था 1980 के अंदर और ये एक थिंक टैंक है जो एनवायरनमेंट के ऊपर बात करती है और डेवलपमेंट इश्यू को लेकर बात करता है, इंडिया में पुअर प्लानिंग को लेकर बात करता है, क्लाइमेट शिफ्ट को लेकर बात करता है और उसका जो डिवास्टेशन होता है इंडिया का सुंदरबंस जो है उसको लेकर बात करता है, जो पॉलिसी चेंज है उसको एडवोकेट करता है और बेटर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी का उसका भी ये मुआयना करता है और साथ साथ में किस तरह से सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो उसके लिए कम्युनिकेशन भी करता है। 2018 में इसको अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में CAC के बारे में पूछा जा सकता है और उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस में डिजास्टर का क्या इम्पैक्ट होता है माइग्रेंट्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, उस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 11 से जिसका टाइटल है ब्रिंग PM केयर्स फंड अंडर RTI। एक प्ली फाइल हुआ था। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के अंदर आएगा और मेंस में आपका GS पेपर 2 के अंदर आएगा, पॉलिटी में या तो गवर्नेंस में। तो व्हाट इन न्यूज़ एक PIL फाइल हुआ था जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गया और ये डिमांड करा था कि जो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए PM केयर फंड के अंदर RTI एक्ट के तहत उसको अंदर डाल के। ये पिटीशन की जो हियरिंग है वो 10 जून को होने वाली है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। पिटीशन फाइल किया था सुरेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को रिफ़र करके, जहाँ पर यह बताया गया था कि हर्षा कुंदकर्णी ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी RTI एक्ट के तहत PM केयर फंड की, जिसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था ये बताकर कि ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता एज पर दी सेक्शन 2H ऑफ RTI एक्ट 2005। ये बैकग्राउंड है। की हाइलाइट्स की बात करते हैं पिटीशन की
तो पीएम केयर फंड जो अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मार्च को, और लोगों को अर्ज किया गया कि डोनेट करें इस फंड के अंदर ताकि जो कंट्री है वो कोविड-19 से लड़ सके। 2 महीने के बाद टोटल कॉर्पस इस फंड का हुआ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का, और ये अमाउंट कलेक्ट किया गया था कलेक्ट किया लोगों के द्वारा जो फंड डोनेट किया था उसके द्वारा। मिस्टर हुडा ने आर्ग्यू किया कि ये जो कॉर्पस है वो डोनेशन के द्वारा बना है, जिसमें लार्जली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डोनेशन भी शामिल है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट का भी डोनेशन शामिल है, इवन सैलरी जो आर्म फोर्स पर्सनल या सिविल सर्वेंट्स या जुडिशियल मेंबर्स की सैलरी भी कंपल्सरीली काट कर इस फंड के अंदर डोनेट की गई है। मिस्टर हुडा ने क्लेम करते हुए ये भी बोला कि अगर पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसका एग्जामाइन करना पड़ेगा कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हाईएस्ट लेवल पर है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सर्वेंट वगैरह शामिल है, तो वो कंट्रीब्यूट क्यों करेंगे। अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पब्लिक अथॉरिटी में उसको गिनना जाना चाहिए। और जो विक्टिम है कोविड-19 के डेस्परेटली इस फंड की उनको ज़रूरत पड़ती है डेडली पेंडेमिक से फाइट करने के लिए जो ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड हुआ है, और वो लोग इस पोजीशन में नहीं है कि अपना फंडामेंटल राइट्स को वो एनफोर्स कर पाए, और फाइनेंशियली सपोर्ट उनको मिलना चाहिए इस फंड में से। और साथ साथ में ये भी बताया गया इस प्ली के अंदर कि जो पब्लिक ने इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया है उसका भी अधिकार है इस फंड के बारे में जानकारी लेने का। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये RTI एक्ट 2005 जो है उसके अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी को रिक्वायर है कि वो डिस्क्लोजर दे वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को लेकर, जिसमें शामिल है ऑर्गेनाइजेशन, उसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर का डिस्क्लोजर देना, उसकी पूरी डिटेल देना, पावर एंड ड्यूटी जो ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ है उनके बारे में जानकारी देना, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी लोगों को बताना। जेनेसिस के बारे में देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका बीज बोया था 1975 में, जब स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस हुआ था। तब जस्टिस के मैथ्यू ने ऑब्जर्व किया कि इस देश के जो लोग हैं उनका अधिकार है पब्लिक एक्ट की हर एक इन्फॉर्मेशन जानने का। वो सभी कुछ जो पब्लिक वे में हो रहा है, पब्लिक फंक्शनिंग में हो रहा है, और उनको एंटाइटल है कि इन सारे पब्लिक ट्रांजैक्शन की डिटेल उन तक पहुंचे जब उनको ज़रूरत हो तब। और जस्टिस ने ये भी बोला कि ये जो इनका अधिकार है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही एक कंसेप्ट में से निकल के आया है। दो भले ही वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी वेरी हो रहा है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इस एक्ट के चलते लोगों को एम्पावरमेंट मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होगी, करप्शन कम होने में मदद मिलेगा, और पीपल का पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर। अब रीज़न क्या है इस इंफॉर्मेशन एक्ट को अडॉप्ट करने के पीछे? तो करप्शन और स्कैंडल काफ़ी हो रहे थे, इंटरनेशनल प्रेशर था और एक्टिविज्म का भी प्रेशर था इंडिया के ऊपर, और मॉडर्नाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी बनती हुई आ रही थी। तो RTI एक्ट की ज़रूरत यहाँ पर होते हुए दिखी। अब पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है? इस जो एक्ट है उसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? तो पब्लिक अथॉरिटी यानी कि कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट का जो एस्टेब्लिश्ड या कंस्टिट्यूट किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, या कोई लॉ बनाकर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा, या नोटिफिकेशन इश्यू करके या तो ऑर्डर इश्यू करके एप्रोप्रिएट सरकार ने जो किया हो उसके द्वारा। और इसके अंदर कुछ भी शामिल हो सकता है, चाहे वो बॉडी सरकार के द्वारा ओन हो, कंट्रोल हो, या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड किया गया हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो फाइनेंस किया गया हो सरकार के द्वारा सब्सिक्वेंटली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड अगर सरकार से मिल रहा है, एप्रोप्रिएट सरकार से, तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। प्रीलिम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है पीएम केयर फंड को लेकर, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और इसका आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएम केयर फंड जो है वो डोनेशन को एक्सेप्ट करता है और कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल्स को, और साथ साथ में फॉरेन कंट्रीज़ में से भी डोनेशन को एक्सेप्ट करता है। ये एक पब्लिक अथॉरिटी RTI एक्ट के अंतर्गत, और एनुअल बजटरी सपोर्ट में भी इसका शामिल होता है इसमें। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से इनकरेक्ट है, तो आंसर इसका C है। A 1, 2, 3 तीनों ही पॉइंट गलत है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो RTI एक्ट, पब्लिक अथॉरिटी, पीएम केयर्स के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के अंदर RTI एक्ट, उसका क्रिटिज्म और क्या क्या बदलाव ज़रूरी है उस एक्ट के अंदर,
उस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 6 से, जो एडिटोरियल है, स्काई रॉकेटिंग टेंशन, यानी कि यूएस चाइना कोल्ड वॉर की यहाँ पर बात हो रही है। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में कवर होता है, मेंस के अंदर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। व्हाट इन न्यूज़ की बात करते हैं और साथ साथ में बैकग्राउंड को भी यहीं पर डिस्कस करते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो पैसेंजर प्लेन है उसको बंद कर देना है चाइना से आती हुई 16 जून से, और साथ साथ में इसके डिसीजन के साथ जो टेंशन है दोनों देशों के बीच में और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। ट्रेड वॉर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था 2018 में, वो भी फुल्ली रिजॉल्व नहीं हुआ। और रिसेंट मंथ में मिस्टर ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने चाइना पर अटैक किया कोविड-19 पेंडेमिक को हैंडल करने के पीछे। यूएस ने साथ में डिसाइड किया कि जो हांगकांग का स्पेशल ट्रेड स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। ये एज अ प्रोटेस्ट बताया जा रहा है बिकॉज बीजिंग ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, जिसमें हांगकांग भी शामिल हो रहा है। तो उसको, उस बिल को प्रोटेस्ट करने के लिए ये जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस है हांगकांग का, वो ख़त्म कर दिया। रिपीटेडली चाइना को टारगेट किया जा रहा है वॉशिंगटन के द्वारा, और साथ में जो बीजिंग है वो रिटेलिएट कर रहा है इस मूव्स को, जिससे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज न्यू कोल्ड वॉर एरा के अंदर एंटर होती हुई नज़र आ रही है। चाइना का एक्शन देखते हैं। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने बोला कि जो हमने फ़्लाइट का डिसीजन लिया वो चाइना के रिस्पॉन्स में लिया हुआ है, बिकॉज चाइना ने यूएस एयरलाइंस को रिज्यूम करने के लिए, अपना जो फंक्शनिंग है रिज्यूम करने के लिए मना कर दिया था अपने देश के अंदर। चाइना ने बाद में जो रेस्ट्रिक्शन है इंटरनेशनल फ़्लाइट का, वो मार्च के अंदर लिया था रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर, और कई सारे कर्ब्स अभी भी मौजूद है। और इस प्रकार के डिस्प्यूट जो है वो टॉक एंड कोऑपरेशन के थ्रू ही रिजॉल्व हो सकते हैं। चाइना ने ऑलरेडी सिग्नल सेंड किया है डी एस्केलेशन का, और फॉरेन एयरलाइंस को रिज्यूम करने की, अपनी जो फ्लाइट्स है उसको रिज्यूम करने का सिग्नल भी दे दिया है 8 जून से। सो ऑल एंड ऑन, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी से लेकर पेंडेमिक तक और हांगकांग तक जो बैटल है दोनों देशों के बीच में वो चल रही है। और चाइना बोल रहा है कि जो पेंटागन है रिविजनिस्ट पावर का 2018 में, तो मेन राइवल है इनका वॉशिंगटन, और ये जो कोल्ड वॉर एरा यहाँ पर दिख रहा है वो सोवियत यूनियन के साथ यूएस का था कोल्ड वॉर एरा, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर उस प्रकार का होता हुआ दिख रहा है। करंट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो हाल मौजूदा में चाइना और यूएस का जो टाइज है वो इतना बैड नहीं हुआ जो सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में हुआ था कोल्ड वॉर एरा के समय पर। बीजिंग और वॉशिंगटन अभी भी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड अभी डिवाइड नहीं हुआ दो आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स के ऊपर जो कोल्ड वॉर के समय पर हुआ था, और मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है दोनों देश के बीच में। बट जो एरा था कोऑपरेशन का, पीसफुल ट्रेड का या प्रैग्मेटिज्म का, जो यूएस चाइना पार्टनरशिप का डिज़ाइन हुआ था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के समय पर 1970 में, वो भी एग्रेसिव लीडरशिप के चलते मिसट्रस्ट जो है वो काफ़ी डीप हो चुका है दोनों देशों के बीच में। और जो मिस्टर ट्रंप है वो नया इलेक्शन आ रहा है इस साल, उसके चलते कोई नया एनिमी ढूंढ रहे ब्लेम करने के लिए, बिकॉज उनकी इकोनॉमी डाउन आ रही है। ग्रेटेस्ट डिप्रेशन के बाद इस बार इकोनॉमिक डाउन टर्न काफ़ी हुआ है यूएस के अंदर, तो चाइना को यूज़ करके वो अपना इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। वॉशिंगटन को एक नया एनिमी चाहिए था और उनको चाइना मिल गया इस समय पर इलेक्शन पे। कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं, तो जब तक दोनों देश के लीडर अपना कोर्स चेंज ना कर ले और रीबिल्ड ना कर दे, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जो खत्म हो गया उसको रीबिल्ड ना कर दे, तब तक नए प्रकार का कोल्ड वॉर जो है वो वर्ल्ड के अंदर आ सकता है। तो दोनों को ही मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेन के अंदर न्यू कोल्ड वॉर एरा के बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया यूएस टेंशन के बीच में यूएस चाइना टेंशन के बीच में इंडिया पर क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक सैम्पल क्वेश्चन है, वॉर ऑफ वर्ड्स एंड एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना ब्रिंग अ लाइट टू अ न्यू एरा ऑफ कोल्ड वॉर। तो वर्ड ऑफ वॉर या जो दोनों की बीच में कहा सुनी चल रही है, तो वो न्यू एरा ऑफ कोल्ड वॉर लेकर आ रहा है।
ये किस प्रकार से असर करेगा रिलेशंस, दोनों के रिलेशन का बायलेटरली, और इंटरनेशनल रेमिफिकेशन क्या हो सकता है इसका। 15 मार्क्स का 250 वर्ड्स में आप इसको लिखकर हमें ईमेल कर सकते हैं magnitudeinstitute@gmail.com के ऊपर। हम उसको चेक करके आपको वापस रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 6 से, जो कि एडिटोरियल है। किलिंग गजा, यानी कि जो अभी एलिफेंट डेथ हुआ था पाइनएप्पल को खाकर। तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में आएगा, जीएस पेपर 3 के अंदर ये आएगा, एनवायरमेंट के अंदर, मेंस के अंदर। कंटेक्स्ट क्या है? प्रेग्नेंट एलिफेंट की जो मौत हुई थी केरला के अंदर, जब उसने पाइनएप्पल को खाया था जिसके अंदर फायर क्रैकर था, तो उसको खाकर उसकी मौत हो गई थी। सीक्वेंस देख लेते इवेंट का। तो वाइल्ड एनिमल जो है वो वंडर कर रहा था, घूम रही थी साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर, जो पलक्कड़ के अंदर है केरला में, अपने खाने की तलाश में। जब एलिफेंट ने उस फ्रूट को बाइट किया जो कि स्टफ था फायर क्रैकर्स से, तो उसके मुंह के अंदर वो फटा और ग्रेवियसली इंजर्ड कर दिया और वो मर गई। फूड बॉम्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल हंटिंग प्रैक्टिस है वहाँ पर केरला में। ये जो फूड बॉम्ब्स है वो मेनली वाइल्ड बोर्स को हंट और किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर कई सारे एनिमल्स और लाइव स्टॉक्स की जान भी चली गई है। ये प्रिपेयर किया जाता है लोकली अवेलेबल गन पाउडर और जेलेटिन स्टिक्स से, जो कि फायर क्रैकर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रैप हो जाता है एनिमल के पार्ट के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर, और फ्रूट को यूज़ किया जाता है ताकि वाइल्ड बोर्स को अट्रैक्ट किया जाए उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से। लेपर्ड और जैकल जैसे वाइल्ड एनिमल्स इस ट्रैक के अंदर आकर इस फ्रूट्स को खाकर मर चुके हैं। पिछले इवेंट्स में काफ़ी ऐसा देखा गया। जब एनिमल इसको च्यू करता है बॉल को, जिसमें एक्सप्लोजिव भरा हुआ होता है, वो ब्लास्ट होता है उनकी मुंह के अंदर और एक पेनफुल डेथ हो जाती है उस एनिमल की। मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो एक हॉरिफाइंग रिमाइंडर हमको बार बार मिल रहा है ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को, जो बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर। और ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज जो ह्यूमन है वो वाइल्ड लाइफ के एरिया के अंदर एंटर हो रहा है अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, और जो वाइल्ड लाइफ है उनकी हैबिटेट को भी डिमिनिश करता जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कॉस्ट के ऊपर करना चाहिए या नहीं। और ऐसे होते होते क्या हो रहा है कि जो कॉरिडोर है एलिफेंट्स का घूमने का, उनके खाने का, वो कम होता जा रहा है। श्रिंकिंग हो रही है उनकी रेंज का और फीडिंग ग्राउंड्स का, एनिमल्स का, और ये सीरियस कॉज ऑफ वरी है, मतलब एक सीरियस चिंता करने वाली यहाँ पर बात है। एनिमल जो है वो सॉफ्ट लैंडस्केप को ढूंढता है जंगल के आसपास, जैसे कि कॉफ़ी, टी, कार्डमम एस्टेट्स, और अगर ये सब एब्सेंट होता है तो ये फूड रिच फार्म के अंदर घूमता है और अपना पाथवे ढूंढता है। और इसके चलते इंसान क्या करता है, एनिमल को मार लेता है बिकॉज उनके खेत डैमेज हो जाते हैं। पहले तो उनके ही एरिया में खेती करते हैं, बाद में जब एनिमल आ जाता है तो एनिमल को ही मारने लग जाते हैं, और इस तरह से एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो हम लोग अभी कॉन्फ्लिक्ट पर है वाइल्ड लाइफ के, ठीक है, वाइल्ड लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट में है, तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम लोग एनिमल के साथ जिए, या तो एनिमल के राइट टू लिव का, राइट टू लाइफ का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए। वाइल्ड लाइफ को कंसिडर करना पड़ेगा जब हम हमारा प्लानिंग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या फाइनेंशियल एलोकेशन का, ताकि उनकी इशू को भी एड्रेस किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। जो सेंसिबल कोर्स से ओपन हुआ कि जो कंजर्वेशन माइंडेड गवर्नमेंट है वो कंपेंसेशन स्कीम दे रही है फार्मर्स को उनके क्रॉप लॉस को लेकर जो एनिमल ने किया है, तो एनिमल के लिए भी उनको कुछ करना चाहिए। जो कल्चर है हमारा शिफ्ट टू प्रोटेक्ट, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मूवमेंट करना पड़ेगा रादर देन प्रोस्पेक्ट, और इसी प्रकार से हम लोगों को एनरिच कर सकते हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं प्रीलिम्स के अंदर। साइलेंट
वैली नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नीलगिरी हिल्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हार्ट में लोकेटेड है। रिवर पेरियर फ्लो होती है उस नेशनल पार्क में से और लार्ज पॉपुलेशन लायन टेल्ड मक्का का है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर है बी, यानी कि रिवर पेरियर उससे फ्लो होती है, वो गलत स्टेटमेंट है। बाकी 1 और 2 सही है। मेंस के अंदर देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज इन एंड अराउंड द वाइल्ड लाइफ एरिया। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ एरिया के इन एंड अराउंड जो है प्रेशर बढ़ा रहा है और एनिमल्स को ह्यूमन रेंज के अंदर ला रहा है, जिससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। हमने कई सारे इंसिडेंट्स देखे कि ट्रेन के ट्रैक्स के जो बिछाए हुए हैं जंगलों में, तो हाथी जो है वो ट्रेन के आगे ट्रक टकरा के मर जाते हैं और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स बहुत सारे अलग अलग जानवर के भी हुए हैं। तो डिस्कस कीजिए की पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में, जो कि अभी ज़रूरत है इंट्रोड्यूस करने की, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कर पाए। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड का। आप इसको लिखकर हमें ईमेल करिए magnitudeinstitute@gmail.com में, हम उसको चेक करके आपको रिवर्ट करेंगे, रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको द हिंदू हेडलाइंस यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पे इसको रिफ़र करके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज के न्यूज़ एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।